आज है 20 फरवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 20 फरवरी गुरुवार को बजट पेश किया जाएगा। यूपी बजट से पहले तोहफों की उम्मीद प्रदेश के लोग कर रहे हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए बजट में फंड का ऐलान किया जा सकता है। प्रयागराज में मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाना है। इसकी अनुमानित लागत करीब 24,000 करोड़ रुपए है। पूर्वांचल में चंदौली से गाजीपुर को हाई स्पीड देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्य लिंक एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला हर किसी के ऊपर असर डालने वाला फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस बड़े फैसले को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सभी एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के रेट बढ़ाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर टोल के रेट बढ़ जाने के कारण प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स के बढ़े हुए रेट 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को हरी झंडी दे दी है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों के फर्राटा भरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो जाएगा। यूपीडा के अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने इसका निरीक्षण किया था। पहले जनवरी में इसके शुरू होने की तैयारी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह टल गया था। यह लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गोरखपुर से लखनऊ के बीच की दूरी को तय करने में लगने वाला समय घटकर आधा रह जाएगा। मात्र 3 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे में लखनऊ से गोरखपुर पहुंचा जाएगा। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास NH-27 पर जैतपुर के पास से शुरू होगा। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ के सलारपुर में जुड़ा है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है। इस मामले में याचिका दायर की गई है कि याची अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने मीडिया रिपोर्ट पेश की है। कहा कि खोया पाया केंद्र पर बिना आधार कार्ड के लापता लोगों के नाम अनाउंस नहीं किए गए। लापता लोगों का आधार कार्ड पेश करना परिजनों के लिए संभव नहीं था। मौके पर त्राही त्राही मची हुई थी। एक नहीं 3 जगह भगदड़ हुई। सरकार ने झूठे आंकड़े पेश किए हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि 100 से ज़्यादा लाशें उन्होंने ढोई है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से कॉन्करेंट ऑडिटर के पद पर बम्पर भर्तियां निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए 15 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए उम्मीदवार लास्ट डेट निकलने से पहले आवेदन कर ले। लास्ट डेट निकल जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। इस भर्ती अभियान के जरिए SBI ने 1194 पदों पर भर्ती की जाएगी। SBI की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। बैंक की नियुक्ति समिति उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मानदंड तय किया है। गाजियाबाद शहर के बाहरी और ग्रामीण इलाकों में अवैध कॉलोनियां तेजी के साथ विकसित हो रही है। इनको बनाने में सफेदपोश नेताओं का संरक्षण है। राजनीतिक दलों के अधिकांश सत्ताधारी पार्टी के नेता या करीबी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित कर प्लाट काटे जा रहे हैं, जिन्हें दूर दराज के जिलों और बाहर से परिवार के साथ यहां आकर नौकरी या छोटा मोटा धंधा करने वाले लोगों को सस्ते में प्लॉट का झांसा देकर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। अफसर को दबाव या सेटिंग गेटिंग के तहत काम कराया जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अभी तक की कार्रवाई में कई सफेदपोश के नाम सामने आ चुके हैं।
यमुना प्राधिकरण एक और आवासीय भूखंड योजना लाने जा रहा है। यह चालू वित्त वर्ष की तीसरी आवासीय भूखंड योजना होगी। इस योजना में 200 वर्ग मीटर के 276 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में आवासीय भूखंड योजना के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। पंजीकरण होने के बाद योजना लॉन्च कर दी जाएगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखंड की मांग लगातार बनी हुई है। अक्टूबर में निकाली गई 451 आवासीय भूखंड की योजना में प्राधिकरण के 1 लाख अधिक आवेदन मिले हैं। आवासीय भूखंड योजना की मांग को पूरा करने के लिए प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष में 276 भूखंड की एक और योजना लेकर आ रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस ने नया रूट प्लान तैयार किया है। कांवड़ियों को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए मुरादाबाद में कई मार्गों पर वाहनों का डायवर्जन किया गया है। साथ ही रामपुर की तरफ जाने वाले कांवड़ियों के लिए रामगंगा पुल को पैदल और बाइक के लिए 20 फरवरी से खोल दिया जाएगा। हालांकि रामगंगा पुल से सिर्फ कांवड़िए ही पैदल या फिर बाइक से गुजर पाएंगे। अन्य वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। जिले में महाशिवरात्रि को लेकर 19 से 26 फरवरी की रात डायवर्जन जारी रहेगा। बरेली रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन मिल्क शाहाबाद, बिलारी, सिरसी, संभल, गवा, नरोरा, डिबाई, शिकारपुर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद होकर दिल्ली पहुंचेंगे तथा इसी मार्ग से वापसी में दिल्ली से बरेली पहुंचेंगे। बरेली में पीलीभीत हाईवे के किनारे बीडीए नई टाउनशिप बनाएगा। नया बरेली शहर बसाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। यह शहर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत शहर के विकास के लिए नए आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। नया शहर बसने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। नया शहर बसने से बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधाओं में सुधार होगा। हाईवे किनारे नई टाउनशिप बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद जाना अब कुछ दिनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शाहबेरी रोड को जोड़ने वाले रास्ते को बंद किया जाने वाला है। शाहबेरी गांव की सड़क को चौड़ा करने का काम करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके लिए यातायात पुलिस और जगह जगह पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि बंद रास्ते से न जाकर दूसरे मार्ग को चुने। हालांकि एक साथ सभी रास्तों को बंद नहीं किया जाएगा। एक समय पर एक ही लेन को बंद किया जाएगा और दूसरी यातायात लेन चालू रहेगी। अब जल्द ही ग्रेनो वेस्ट के शाहबेरी को गाजियाबाद से जोड़ने वाले रास्ते को बंद करने की तारीख गाजियाबाद और जिले की यातायात पुलिस तय करेगी, लेकिन इससे स्थानीय लोगों को परेशानी न हो, इसलिए उन्हें निकलने की सुविधा दी जाएगी। इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ सुर्खियों में है। यहाँ दुनिया भर से लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस बार महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगले 2 साल में फिर कुंभ नहाने का मौका मिलने वाला है। दरअसल आगामी 26 फरवरी को महाकुंभ संपन्न हो जाएगा और अब अगला कुंभ 2027 में हरिद्वार में होगा। बता दें कि महाकुंभ 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है, जबकि सामान्य कुंभ हर 6 साल में हरिद्वार और नासिक में होता है। महाकुंभ में स्नान को धार्मिक रूप से बहुत अहम मान्यता दी गई है। माना जा रहा है कि इसमें पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति। दिल्ली की सड़कों पर पहला इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन उतर गया है। दरअसल नई सरकार के गठन से पहले ही वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के मामले में दिल्ली ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। दिल्ली में ग्रामीण सेवा वाहन भी इलेक्ट्रिक मोड में चलने लगेंगे। इस योजना के तहत दिल्ली की सड़कों पर पहला इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेना वाहन उतर गया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्य समस्याओं में से एक प्रदूषण के मामले में अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि 40% प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। बता दें कि इसी के चलते
दिल्ली में सभी नई बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने का फैसला लिया गया है। अब धीरे धीरे सभी ग्रामीण सेवा वाहन भी इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील हो जाएंगे। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारत में हायरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी जल्द ही भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में प्रवेश कर सकती है। यह कदम तब उठाया गया जब टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने में रुचि जताई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ला ने कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, बिजनेस ऑपरेशन और वेयरहाउस मैनेजमेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जॉब लिस्टिंग पोस्ट की है, जिसमें यह स्पष्ट हो रहा है कि कंपनी भारत में अपने ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर रही है। पिछले साल मस्क ने भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें टेस्ला की निवेश योजनाओं और विस्तार रणनीति पर चर्चा हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने एक गजब कार्ड चला है। पार्टी ने तय किया है कि समारोह में पीएम मोदी का स्वागत झुग्गी के प्रधानों से करा जाएगा। इस फैसले के जरिए बीजेपी सभी 250 झुग्गी क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज पहुंचाने की तैयारी में है। भाजपा पदाधिकारी और बैठक में यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि झुग्गी बस्तियों में आम आदमी पार्टी की अच्छी पैठ है। ऐसे में बीजेपी अपने नए कदम के जरिए ऐसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार दोपहर 12 बजे शुरू होगा। रामलीला मैदान पर यह आयोजन किया जाएगा। पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बादलों की आवाजाही रही। झांसी व उसके आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 20 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। 20 फरवरी के बाद फिर से अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में 48 घंटे तक अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी। इसके बाद फिर से तापमान में वृद्धि होगी। फरवरी तक अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।